गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज डेट है 17 सितंबर और ये है आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो पहली जो न्यूज़ है वो है टुडेज एरा इज़ नॉट अ वॉर, मोदी टेल्स पुतिन। तो अगर ये आप इसका आर्टिकल देखना चाहो तो ये रहा। यू कैन पॉज योर स्क्रीन एंड रीड इट इफ़ यू वांट। आप आपकी स्क्रीन पोज करके भी इसको पढ़ सकते हो। हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मोदी जी ने जिस चीज़ पे फोकस किया है, उन्होंने बोला है कि हमको डिप्लोमेसी, डायलॉग और डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस करना चाहिए और अभी का जो समय है वो युद्ध का समय नहीं है। ठीक है, ये बात हुई है एससीओ के अंदर। तो एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 के अंदर बनाई गई थी। ये इसके 8 वर्किंग मेंबर्स हैं, चाइना, रशिया, बाकी के सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, और 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को भी ऐड किया गया है। अभी ईरान भी इसके अंदर ऐड होगा 2023 के अंदर, अभी नहीं है लेकिन होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले भी प्री के अंदर, यूपीएससी प्री के अंदर। वो है कि ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं: एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिमे और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है 3 होगा। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है असम डिस्ट्रिक्ट्स आर एट रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज। मैं आपको इसकी न्यूज़ दिखा देता हूँ। ये देखो, आप एक बार चाहो तो अपनी स्क्रीन को पॉज कर लो और रीड कर लो, लेकिन हम एक बार हम मतलब इसका जो रीज़न वगैरह जो है वो सब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो असम के जो 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जब एक लिस्ट निकाली गई पूरे भारत के अंदर कि कौन कौन से जगह ज़्यादा रिस्क है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसके अंदर असम के 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, अब असम के 15 डिस्ट्रिक्ट क्यों आए, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो जो मेन रीज़न जो मेरे को मिला वो ये है कि एक तो नियर जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू डेल्टा रीजन, यानी कि अगर आप देखोगे तो काफ़ी मतलब वहाँ पे नदियाँ बहती है, राइट, असम के अंदर। और वहाँ पे ही अगर आप देखोगे तो पास में डेल्टा बनाते हुए भी कई नदी वहाँ पे डेल्टा बनाती है। और पास में अगर आप सुंदरबन डेल्टा वगैरह भी देखो तो काफ़ी पास है असम इन सब चीज़ों के, राइट। तो ये एक रीज़न है। और मोर फ्लड प्रॉन एरिया, क्योंकि अगर आपने रिसेंटली भी देखा हो तो कई नदियाँ अपना कोर्स चेंज कर रही है, जिसमें जिस नदी जिस तरह से बहती है वो अपना कोर्स चेंज कर रही है, जिसकी वजह से फ्लड अभी आ रहा है। अगर आपने नोटिस किया हो तो रिसेंटली जो बराक की एक जो ट्रिब्यूटरी है, कस्तूरी करके समथिंग, उसने अपना जो फ्लोइंग कोर्स है, यानी जिस रास्ते से वो बहती है उसको चेंज कर लिया था, जिसकी वजह से असम के अंदर अच्छी खासी बाढ़ आ गई थी। ठीक है, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, देखो मेन रीज़न ये नहीं है कि सिर्फ बाढ़ आ जाती है तो इसकी वजह से दिक्कत होती है, नहीं, दिक्कत ये होती है क्योंकि वहाँ के लोग हैं थोड़े, उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है। तो जिसकी वजह से जब नुकसान होता है तो वो इतना जल्दी उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। ये जो इशू है हो रहा है, अगर आप देखोगे कि ये जो रिस्क इसकी वजह से ज़्यादा, क्योंकि एक बार मान लो बाढ़ आ गई तो वो लोग इतना जल्दी रिकवर नहीं कर पाते, उनके पास कोई ऐसी खास इंडस्ट्री, जॉब, एग्रीकल्चर इतना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है असम के अंदर। ठीक है, चेंज इन रेनफॉल इंटेंसिटी, तो रिसेंटली भी देखा गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल इंटेंसिटी के अंदर भी चेंज हुआ है। असम का जो एक मीन एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ा है। मीन एवरेज टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ की ह्यूमिडिटी बढ़ती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है किसी भी एरिया की तो वहाँ पे सडनली रेन के अंदर चेंजेस आते हैं। ज़्यादातर समय पर रेन ज़्यादा ही होती है, लेकिन कई बार वो डिले हो जाती है, यानी कि जैसे मान लो आनी चाहिए थी फर्स्ट हाफ ऑफ जून के अंदर, लेकिन बरसात आएगी सेकेंड हाफ ऑफ जून के अंदर, तो जिसकी वजह से जो क्रॉप साइकिल वगैरह होता है वो चेंज हो जाता है अपने आप, और या फिर क्रॉप के अंदर नुकसान होता है। ठीक है, और भी कई रीज़न है, जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया। तो अगर आपने देखा हो तो असम के अंदर जैसे जो कई पहाड़ियाँ हैं, जो असम के अंदर एक मेन पहाड़ी तो मेकेर है, राइट। तो वहाँ पर भी जब नदी उनको काटते हुए निकलती है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ की जो रॉक है वो वीक होती चली जाती है।
ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन ये है कि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट कर रही है, और इसके कुछ सॉल्यूशन वैसे मैंने वेट किए हैं, तो गवर्नमेंट अभी जो कर रही है वही कर रही है। दे आर इंक्रीजिंग द कार्बन स्टॉक बाय इंक्रीजिंग प्लांटेशन, यानी वहाँ पे लोकल जो भी स्पीसीज़ है प्लांट की, जैसे असम के अंदर देखो तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, और नॉर्थ की साइड का एनवायरनमेंट अलग है, साउथ का एनवायरनमेंट अलग है, राइट। तो वहाँ पे जो भी लोकल स्पीसीज़ प्लांट की है या पौधों की जो लोकल स्पीसीज़ है उनको उगाया जा रहा है ताकि कार्बन स्टॉक बढ़ाया जा सके। इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे ये होगा कि एवरेज मीन टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, और जो पेड़ों की जो नीचे की जड़ जो जाएगी, जो रूट होती है, वो मिट्टी को होल्ड करके रखेगी। फ्लड की जो कह सकते हो स्पीड आती है पानी की, वो कम हो जाएगी। तो फ्लड प्रोन एरिया, मतलब थोड़ा जो फ्लड है उसका वो डैमेज कम हो जाएगा। स्टडी ऑफ लोकल फैक्टर्स एंड मेक पॉलिसी अकॉर्डिंगली, यानी कि वहाँ पे और क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पे ये सब डिज़ास्टर आते हैं, उनकी स्टडी करके और इस हिसाब से पॉलिसी और एक्शन लिए जाए ताकि उनको जो भी डैमेज होता है उसको मिटिगेट किया जा सके, कम से कम किया जा सके। मेजर्स टू रिड्यूस एवरेज मीन टेम्परेचर सो दैट लेस रेन शुड बी देयर, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि मीन टेम्परेचर बढ़ने से रेन ज़्यादा कैसे होती है। इंक्रीज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल, ऑब्वियसली बात है, अगर यदि हम कह रहे हैं कि पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से रिस्क ज़्यादा है तो इसको बढ़ाओ, ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। मेजर टू प्रिवेंट चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर, देखो ये इतना सिंपल नहीं होता है, लेकिन भारत अभी ऑलरेडी इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जहाँ पे एक से ज़्यादा रिवर्स को कनेक्ट किया जाएगा। तो इससे होगा ये कि जहाँ जहाँ पे भी पानी जाता है उसको उठा करके उस एरिया में भेजा जाएगा जहाँ पे पानी की कमी, जैसे महाराष्ट्र का कुछ एरिया हो गया, दक्कन पठार वाला एरिया हो गया, राजस्थान का एरिया हो गया, राइट। तो वो एरिया जहाँ पर भी पानी की कमी है और वहाँ पे से उस इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के थ्रू उस पानी को उस एरिया में पहुँचाया जाए, ठीक है। अगर यदि आपने सुना हो तो केन बेतवा लिंक हो गया, उसके अलावा हमारा गंगा कृष्णा या गंगा गोदावरी का लिंकिंग वाला प्रोजेक्ट हो गया, गंगा कावेरी लिंकिंग प्रोजेक्ट हो गया, राइट। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जो कि जहाँ पे पानी जाता है वहाँ से कम पानी वाले एरिया में पानी को भेजा जाएगा। तो उस वजह से भी जो पानी का जो प्रॉपर एक मैनेजमेंट है, देखो फ्लड में होता ये है कि पानी काफ़ी तेज़ आता है, और नॉर्मली जैसे मान के चलो कि कोई नदी बह रही है किसी एरिया के थ्रू, और वहाँ पे उसकी कैपेसिटी उस एरिया की हैंडल करने की 100 क्यूसेक है, यानी 100 क्यूबिकल मीटर पर सेकंड, या क्यूबिकल फीट्स में भी ले लेते हैं कई बार लोग इसको। तो अचानक से जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में ये होता है कि सडनली उसके अंदर पानी बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश हुई है आसपास के एरिया में, तो बारिश का पानी नीचे एक साथ आता है। तो मान के चलो 200 क्यूसेक आ गया पानी, तो 100 क्यूसेक की जो कैपेसिटी थी अब वो 200 उसको हैंडल नहीं कर पाएगी, तो 100 क्यूसेक बाकी का जो बचा हुआ है वो फैल जाता है चारों तरफ, और इसको ही बाढ़ कहते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है FM अर्जेस बैंक टू यूज टेक टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड वार्निंग सिग्नल्स। तो इसकी जो न्यूज़ है वो ये है, सॉरी ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी आप ये देखो, ठीक है। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नोट डाउन कर ली है। तो ये हमारे GS3 की साइंस एंड टेक और इकोनॉमी वाले सेक्शन से रिलेटेड है। तो ये जो न्यूज़ है वो ये कहती है कि हमको साइंस एंड टेक का इकोनॉमी में कैसे यूज़ करना चाहिए। तो अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो Web3 और AI डेटा एनालिटिक्स ऐसी जो मशीन लर्निंग इन सब का हमको यूज़ करना चाहिए, ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बोले, ठीक है। Web3 का होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो WWW के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल किस किस काम के लिए किया जा सकता है? डिटेक्टिंग फ्रॉड को पता लगाने के लिए, ट्रैक मनी जो कई बार ऐसा कई केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे हमको मनी को ट्रैक करना होता है कि कहीं पे ये इलीगल मनी मूवमेंट या कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, राइट। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स, जैसे मान के चलो कि कहीं पाकिस्तान से या बाहर जो भी कंट्री है वहाँ से अचानक से किसी अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो वो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो कहीं ना कहीं टेररिज्म के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अलर्ट बैंकिंग सिस्टम एंड गवर्नमेंट इफ़ देयर इज सडन चेंज इन बैंकिंग सिस्टम। मान के चलो बैंकिंग के सिस्टम, अगर आपको पता हो तो अभी रिसेंटली काफ़ी सारे बैंकों को या फिर लगभग सभी बैंकों को एक साथ एक ही सिस्टम पे कनेक्ट कर दिया है डेटा शेयरिंग के लिए, राइट। अब इसमें होता है कि इसमें डोमिनो इफेक्ट काम करता है, यानी कि अगर यदि आपने अगर डोमिनो इफेक्ट देखा हो तो उसमें ये होता है कि आप बस एक चीज़ को गिराओ और सारी चीज़ अपने आप गिरती हुई चली जाती है।
उसी तरह से अगर यदि कोई भी एक बैंक अपना एक चेंज करता है तो उसकी वजह से सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर चेंज आ जाएंगे, और इसका हमको जल्दी से जल्दी पता लग सकता है कि इसका डेटा एनालिटिक्स और एआई का यूज़ करते हुए, और मशीन लर्निंग बेसिकली, राइट। इसके अलावा हमारे एफएम ने एक और चीज़ बोली है, वो ये है कि हायर स्टाफ विच नोज लोकल रीजनल लैंग्वेज सो दैट दे कैन टॉक टू, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, टू टॉक टू कस्टमर्स हु डज नॉट नो अदर लैंग्वेज देन लोकल लैंग्वेज। यानी कि हमको वो स्टाफ हायर करना चाहिए या फिर उन लोगों को जॉब पे रखना चाहिए जो कि रीजनल लैंग्वेज में और लोकल लैंग्वेज में बात कर सके, ताकि, क्योंकि देखो बैंक का जो कस्टमर होता है उसके आसपास का एरिया में से होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई दिल्ली का पर्सन जाके बॉम्बे के अंदर अपनी बैंकिंग के लिए सिर्फ बॉम्बे में जाए। तो इससे होगा ये कि जब वो दिल्ली का जो आदमी है या जो भी पर्सन है वो अगर दिल्ली की ब्रांच में जाएगा और दिल्ली में अगर कोई लोकल लैंग्वेज है तो उसको पता होना चाहिए ताकि वो ईजिली बात कर सके। सब लोग हिंदी अंग्रेजी नहीं जानते हैं, ये पूरे भारत के अंदर सच बात है, तो इसलिए लोकल लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए। अगली जो न्यूज़ है वो है आई हैव टू फ्लाई AN-32 बॉम्बर ऑन ब्लेंडेड बायोडीजल फॉर 200 आवर्स। तो ये देखो इसकी न्यूज़ है और आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। तो बात है कि सबसे पहले तो कि बॉम्बर को 200 घंटे तक उड़ाया क्यों है। सबसे पहले बात है कि इसका टेस्ट हुआ है कि जो भी उसके अंदर ब्लेंडेड बायोडीजल डाला गया था इस AN-32 बॉम्बर के अंदर, उसका एक तो टेस्ट हुआ है लंबे समय के लिए। और अगर यदि आपको पता हो तो बॉम्बर्स हमेशा ज़्यादातर समय हवा में रहते हैं। उसका कारण ये है कि सडनली अगर कहीं पे भी स्ट्राइक करना हो तो बॉम्बर्स को इजीली हाथों हाथ कोऑर्डिनेट भेज सके और वो वहाँ पे जाके इजीली जा सके और अपना काम मतलब जो भी उसको करना है, जो भी मिशन कैरी आउट करना है वो कर सके। ये रीज़न है कि बॉम्बर्स ज़्यादातर समय हवा में रहते हैं और इनके लिए जो टेस्टिंग होती है, अब अगर आप 200 आवर्स अगर आप देखोगे विच इज़ रफली 9 डेज 8 to 9 डेज, राइट। तो 8 से 9 दिन तक लगातार ये टेस्ट किया गया है। तो उसमें उसका रीज़न यही है क्योंकि वो ज़्यादातर समय ऊपर रहते हैं, उनको वो ज़्यादातर समय एंगेज रहते हैं, तो इसलिए इसका एक प्रॉपर टेस्टिंग होना ज़रूरी था। तो बात ये कि ब्लेंडेड बायोडीजल होता क्या है। तो ब्लेंडेड बायोडीजल देखो इसके अंदर नॉर्मल जो डीजल होता है, जो नॉर्मल डीजल आता है वो तो हम बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं और ख़ुद यहाँ भी इंडिया में भी इसका रिफाइनरीज के थ्रू या फिर जो माइनिंग के थ्रू होता है, शाफ्ट माइनिंग जो इंटरनली जा करके और रॉक के अंदर से पेट्रोलियम कच्चे तेल को निकालती है और उसके बाद उसको रिफाइनरी के थ्रू डीजल बनाया जाता है, राइट। तो ये बायोफ्यूल्स के टाइप हैं, यानी कि जस्ट ऐसे। तो बायोफ्यूल कौन कौन से हैं। बायोफ्यूल की डेफिनेशन क्या है। फ्यूल जनरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर से जो भी फ्यूल प्रोड्यूस किया जाता है कम समय के अंदर, यानी कि कोई महीना दिन सप्ताह, तो और जो कि सॉलिड लिक्विड और गैस स्टेट में हो सकता है तो उसको बायोफ्यूल कहते हैं। तो बायोडीजल, ब्लेंडेड बायोडीजल के अंदर, डीजल के अंदर ये बायोफ्यूल डाला गया था। अभी बायोफ्यूल क्या है, ये बायोफ्यूल वैसे देखा जाए तो मोस्टली एथेनॉल होता है, और क्योंकि ये बॉम्बर के अंदर इस्तेमाल किया था, आई एम प्रेटी श्योर कि ये जो एथेनॉल होगा ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी का होगा या ब्यूटेनॉल होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, अगर हमने बायोफ्यूल की तो बात कर ली, अब बायोफ्यूल के एडवांटेज क्या है। तो ये है बायोफ्यूल के एडवांटेज। लेस कार्बन एमिशन, मोर एम्प्लॉयमेंट, बेटर यूज ऑफ वेस्ट, लेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, लेस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन फ्यूल सोर्स। तो आई एम प्रेटी श्योर कि आपको सबके सब पता पड़ गया होगा कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली बात है, अगर आप लोकल फैक्ट्री लगा रहे हो बायोफ्यूल बनाने की तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही होगा, राइट। और बाकी के तो सब तो आपको पता होंगे ही। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि लेस एफिशिएंट है। तो जो अभी हमारा जो हम अगर आप कंपेयर करोगे जो फॉसिल फ्यूल होता है, यानी कि जो ज़मीन में से खोद के निकाला जाता है, उसकी कंपेयर में लेस एफिशिएंट है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हमको इसकी एफिशिएंसी पे कम करना चाहिए। इससे फूड शॉर्टेज हो सकती है, अभी हुई नहीं है लेकिन हो सकती है। देखो अगर अभी आपको पता हो, अगर आप देखो मेडअप ऑफ में देखो शुगर, स्टार्च, तो स्टार्च में क्या होता है, पोटैटो वगैरह ये यूज़ किए जाते हैं। तो अगर मान के चलो पोटैटोज़ का हम इस्तेमाल पूरी तरह से बायोफ्यूल बनाने में कर रहे हैं तो फूड शॉर्टेज फ्यूचर में हो सकती है। किसान, हम अगर मान के चलो उसको ये लग रहा है कि बायोफ्यूल बनाने में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वो ज़्यादा एक इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है उसके लिए, तो वो सारे के सारे आलू मार्केट में लोगों के खाने के लिए नहीं बेच करके सिर्फ उससे बायोफ्यूल बनाने में लग जाएगा, तो उससे फूड शॉर्टेज हो सकती है। ये कॉस्टली है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्रॉप्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है इसके अंदर, तो इसलिए कॉस्टली तो इसका होना ही है, क्योंकि क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह चाहिए।
और वाटर मिसयूज़, क्योंकि उन क्रॉप्स को उगाने में जिन क्रॉप्स का इस्तेमाल इसमें हो रहा है, स्टार्च जैसे राइस वगैरह देखोगे, राइस हो गया और गेहूँ वगैरह हो गया, तो उसके अंदर पानी ज़्यादा लगता है। तो आप अगर ये सारा पानी का इस्तेमाल सिर्फ बायोफ्यूल, कुछ बायोफ्यूल बनाने के लिए कर रहे हो, तो एक वाटर का मिसयूज़ है। तो बायोफ्यूल बनता किसके से? शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, स्टेम, हस्क, वुड चिप। वुड चिप यानी जो लकड़ी को छीलने के बाद में बचा हुआ होता है। फ्रूट पीलिंग प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गाई। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको हमेशा याद रखना। वो पूछेगा ना तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास ही पूछेगा कि क्या एल्गाई का यूज़ बायोफ्यूल बनाने में किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, और भारत भी इस पर काम कर रहा है। और बायोमास, बायोमास यानी कि जो बेफालतू का पड़ा हुआ है, जैसे कि अपने फसल काट लिया, फसल के नीचे का जो हिस्सा बचा हुआ होता है, जिसको लोग या तो चारे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर लोग सरसों की परोली को जला देते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो उसको बायोमास कहते हैं। तो उसका इस्तेमाल भी बायोफ्यूल बनाने में किया जा सकता है। तो बायोफ्यूल के टाइप कौन कौन से? बायोएथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस और बायोब्यूटेनॉल और बायोहाइड्रोजन। ये तो आपने अच्छे से पढ़ ही रखा होगा, ग्रीन गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, राइट, और ग्रे हाइड्रोजन, 3 तरह के हाइड्रोजन है। तो रिसेंट स्कीम भारत के अंदर कौन कौन सी लॉन्च की गई है बायोफ्यूल को लेकर के? एथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी कि जो नॉर्मली हमारा जो पेट्रोल आ रहा है उसके अंदर रफली आई थिंक 40 to 60% उसके अंदर एथेनॉल मिलाया जाएगा। गोवर्धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना, और रुको विच मीन्स रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल, यानी जो कुकिंग ऑयल अब काम में नहीं आ रहा है, जो एक्सपायर हो चुका है, उसको हम कैसे बायोफ्यूल बनाने में काम में ले सकते हैं। देखो आप यहाँ पे अगर सोर्स में देखोगे मेडअप ऑफ के अंदर, तो वहाँ पे आप देखोगे कि देखो ये वेजिटेबल है, राइट, तो इसलिए यहाँ पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं रुको के अंदर। और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स विच वाज रिलीज इन 2018। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था प्री के अंदर 2020 के अंदर, तो उसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो इसके ऑप्शन ये थे, कैसावा, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स, ग्राउंड सीड्स, हाउस ग्राम, रोटन पोटैटोज और शुगर बीट्स। तो इसका जो आंसर था वो था कि कैसावा का भी यूज़ हो सकता है, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन क्योंकि इसके अंदर स्टार्च होता है, इसका भी स्टार्च और शुगर दोनों ही होते हैं बेसिकली, और ग्राउंड नट सीड का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मोस्टली प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं। हॉर्स ग्राम यानी चना, इसका भी इस्तेमाल उसी के लिए होता है। रोटन पोटैटो, इसके अंदर स्टार्च होता है तो इसलिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुगर बीट, इसमें ऑलरेडी शुगर है, राइट, तो इसका इस्तेमाल होता है। तो यानी 1 2 5 6। अगली जो एक एडिटोरियल था वो ये था कि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट आर मैनी। तो भारत के अंदर पूरे विश्व के अंदर अगर आप देखोगे तो फर्टिलिटी रेट कम हो रही है। तो फर्टिलिटी रेट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट रेट का। यानी अगर यदि किसी भी कंट्री की फर्टिलिटी रेट 2 है तो उसमें ये होता है कि वो एक फिक्स जनरेशन के बाद में जो पॉपुलेशन अभी है उसको वो एज इट इज़ रिप्लेस कर देगी। तो उससे होता ये है कि आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जो आपकी पॉपुलेशन है वो कम नहीं होती, उतनी की उतनी बनी रहती है। अगर 2 से कम जा रही है इसका मतलब ये है कि अब आपके लोग जो बर्थ रेट है वो कम है और डेथ रेट ज़्यादा होगी एक टाइम के बाद में। अब बात यह है कि हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो भारत के अंदर क्योंकि फर्टिलिटी रेट घटी है, जन्म दर घटी है, तो इसके नुकसान क्या है। तो शुरुआत में तो इसके नुकसान नहीं होते, शुरुआत में इसके फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे कैसे होते हैं हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि शुरुआत में देखो अभी भारत के अंदर आप देखोगे तो वर्किंग पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो इसका मतलब ज़्यादा इकोनॉमिक एडवांटेज मिल रहा है। लोग कम पैदा होंगे तो इसका मतलब ये है कि जो ज़मीन का सही इस्तेमाल हो सकता है, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो सकता है। लोग ज़्यादा कमा रहे हैं तो ज़्यादा सेविंग होती है। तो शुरुआत में तो फ़ायदा दिखता है, लेकिन इसके अंत में नुकसान बहुत लंबे होते हैं। कैसे कि मान के चलो अभी भारत की 2022 की जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये कभी ना कभी तो बूढ़ी होगी, राइट। मान के चलो 50 साल बाद ही बूढ़ी होगी, यानी 2072 के अंदर अब बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाएंगे। फर्टिलिटी रेट यानी जन्म दर घटी है तो काम करने वाले लोग कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं यानी कि जो सीनियर सिटीजन है वो बढ़ गए हैं और वर्किंग पॉपुलेशन कम है, तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि भाई इन सीनियर सिटीजन को हैंडल कैसे किया जाए, इनका वेलफेयर कैसे ध्यान में दिया जाए। जबकि इकोनॉमी तो आ ही नहीं रही, इकोनॉमी का कोई सोर्स ही नहीं है। टैक्स किस पे लगाओगे भाई, अगर कोई कमा ही नहीं रहा तो टैक्स किस पे लगाओगे, राइट। तो ये इशू आता है। तो लेस वर्किंग पीपल लेटर ऑन, मोर डिपेंडेंट पीपल यानी सीनियर सिटीजन, सडन श्रिंकेज इन जीडीपी। जब लोग ही काम नहीं करेंगे तो जीडीपी तो कम होगी, और लोग कम हो जाएंगे तो नए नए जो विचार हैं, नए नए जो आइडिया हैं वो आने कम हो जाएंगे, जो कि आप टेक्नोलॉजी से भी नहीं ला सकते हो। क्योंकि अगर आपको पता हो तो AI ML ये कोई नया आइडिया नहीं देती है,
ये सिर्फ डेटा को क्रंच करके उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन निकालने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो कुछ कुछ देशों ने इसके सॉल्यूशन निकाले भी हैं और दे ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, तो आई थिंक वी शुड ऑल्सो कंसिडर इट। अभी भारत के अंदर सिचुएशन इतनी अलार्मिंग नहीं है, बट इन फ्यूचर वी नीड टू थिंक अबाउट इट। तो सबसे पहले तो लेबर लॉ के अंदर चेंज करना चाहिए, यानी कि जो वर्किंग एज है उसको बढ़ाना चाहिए, ये थोड़े और लिबरल होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा प्रमोट वुमेन फर्टिलिटी लाइक मदर हीरोइन इन रशिया। तो अभी आपको पता हो कि रशिया ऑलरेडी युद्ध में चल रहा है, वहाँ के काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं, तो उन्होंने कभी एक मदर हीरोइन करके एक स्लोगन चलाया है, जिसके अंदर ये है कि अगर यदि कोई महिला 10 बच्चों को पाल रही है तो उसको रशियन गवर्नमेंट अच्छा खासा पेमेंट करेगी वन टाइम इंस्टॉलमेंट के अंदर। उसके अलावा कई यूरोपियन कंट्रीज़ में ये भी देखा गया है कि उन्होंने पेरेंटल लीव्स बढ़ाए हैं और उसके बेनिफिट्स बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से भी फर्टिलिटी रेट में अच्छा खासा ग्रो हुआ है। और लिबरल रूल्स फॉर आईवीएफ, तो आईवीएफ के अंदर होता क्या है अगर आपको पता हो, तो जो एक स्टेम होती है जिसको पहले क्लिनिक के अंदर उसके अंदर उसको 2 डिफरेंट जो मेल और फीमेल की सेल को लेकर के एक चिल्ड्रन की सेल बनाई जाती है, और फिर फाइनली उसको किसी गर्भ के अंदर या फिर आप ये कह सकते हो कि वुमेन का जो रिप्रोड्यूसिंग एरिया उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है और वहाँ से फिर बच्चे का जन्म होता है। तो उसके लिए जो रूल है वो थोड़े से लिबरल्स होने चाहिए। नेशनलाइजेशन ऑफ आईवीएफ क्लिनिक्स, ये यूरोप में एक कंट्री ने किया है, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है। इससे होता ये कि आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है वो सस्ता हो जाता है। सस्ता होने से क्या, लोग इसको प्रमोट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा बच्चों का जन्म होता है। फोकस ऑन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ऑब्वियस सी बात है, अगर महिलाओं का न्यूट्रिशन हेल्थ होगा तो तभी तो जा कर के वो बच्चों के आप कह सकते हो कि एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा, राइट, और उनकी बॉडी भी इसके लिए प्रिपेयर होगी। और सोशल अवेयरनेस, देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सोशल अवेयरनेस। आप मर्जी पड़े चाहे जितनी पॉलिसी बना लो, मर्जी पड़े चाहे जो कर लो, अगर यदि लोग तैयार ही नहीं हैं और उसका बेनिफिट नहीं देख पा रहे तो लोग इसको करेंगे ही नहीं। तो सोशल अवेयरनेस होना चाहिए। मैं आपको इसका एक बार आर्टिकल और दिखा देता हूँ ताकि आप इसको पोज करके आराम से पढ़ सको। तो ये इसका आर्टिकल है, ठीक है, आप स्क्रीन को पोज करो और आराम से पढ़ो। ठीक है, उसके अलावा एक और न्यूज़ थी जो मैंने आपसे कहा था, मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, वो थी ईरानियन वुमेन अरेस्टेड बाय मोर्टेलिटी पुलिस डाइस। ये हमारे लिए एथिक्स का एक कैसे स्टडी बन सकता है, या फिर अगर आप ऐसे लिख रहे हो वुमेन्स के ऊपर कि क्यों हमको एक बेटर डेमोक्रेसी के अंदर लिबरल लॉ या फिर बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं होना चाहिए, तो दिस कैन बी वन ऑफ द केस स्टडीज़ फॉर दैट। और भारत में अगर आप हिजाब पे भी देखोगे कि हिजाब के ऊपर कि हिजाब होना चाहिए, जहाँ पे उनका हालत ये देख लो, तो दिस कैन वर्क एज ए बेटर केस स्टडी, राइट। तो दैट्स इट प्रेटी मच फॉर टुडे, और बेस्ट ऑफ लक टू दोज पीपल जो अभी मेंस का अटेंड करेंगे आज का पेपर और कल भी, तो उनको ऑलरेडी मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, वो अच्छे से पेपर लिखें। और दैट्स इट प्रेटी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।